हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसका क्या यूज़ रहेगा वो पहले देखेंगे। जो अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास है। तीनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपने पास, तो इसमें तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उसको एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम वो सूत्र प्राप्त कर लेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम का सूत्र आपको मिल जाएगा। और तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास कौन सा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीनों के आपके पास क्या आ जाएंगे, फॉर्मूले अपने आप ही स्वयं रूप से ही डेराइव हो जाएंगे। तो वो कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इसकी स्टडी करते हैं। तो इसकी स्टडी के लिए हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, जिसमें हम हर एक प्लेन की अच्छी तरह स्टडी करेंगे। तो हम एक कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो देखिएगा, ठीक है, एक अपन ने इस तरीके का कोऑर्डिनेट ले लिया है। तो जो ये प्लेन है, ये जो कर्व है, इसको u1 कह दीजिए, ये जो कर्व है इसे u2 कह दीजिए, ये जो कर्व है इसको u3 कह दीजिए। ठीक है, तो u1 और u2 और u3 कह दिया अपन ने। तो ये u1 और u2 का जो इन दोनों u1 और u2 दो डायमेंशन इसमें यूज़ हो रही है, इस प्लेन में यूज़ हो रही है। तो ये कौन सा प्लेन हो गया? u1 u2 प्लेन, u1 और u2 प्लेन। इसमें कौन सी डायमेंशन यूज़ हो रही है? u1 u3। तो u1 u3 प्लेन। ठीक है, इसमें कौन सी डायमेंशन यूज़ हो रही है? u3 और u2। तो u2 u3 प्लेन। ठीक है, ये आपके पास तीनों प्लेन आ चुके हैं। ये u1 u2 प्लेन, u1 u3 प्लेन, u2 u3 प्लेन, ये तो तीनों प्लेन आ चुके हैं। हर एक डायमेंशन है, उसका जो हर एक कर्व है, इसमें हर एक कर्व बोल दीजिए या फिर हर एक डायमेंशन बोल दीजिए, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन को कैसे प्राप्त करते हैं? तो डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए हम इस पे टेंजेंट खींचेंगे। इस कर्व पर क्या खींचेंगे? टेंजेंट खींचेंगे। u1 पर टेंजेंट खींचेंगे, u2 पे टेंजेंट खींचेंगे, u3 पे टेंजेंट खींचेंगे। तो तीनों पे आप टेंजेंट खींच दीजिए। तो मैं इस पे टेंजेंट अलग पेन से खींच देता हूँ, तो देखोगे कैसे अलग पेन से टेंजेंट खींचता हूँ मैं। तो ये आपके पास टेंजेंट मैंने इस डायरेक्शन में खींच दिया। विजिबल तो हो रहा होगा, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल हो रहा होगा ये चीज़। तो ये आपके पास क्या आ गया? u3, ये क्या आ गया आपके पास? e कैप 3 इसका यूनिट वेक्टर आ गया है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अपन खींचे कर्व, मतलब टेंजेंट खींच दें, यानी स्पर्श रेखा खींच दें इस डायरेक्शन में, तो u1 की आपके पास क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी। तो u1 कर्व की क्या आ जाएगी? डायरेक्शन u1 कैप। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये जो u2 कर्व है, इस डायरेक्शन में हम टेंजेंट खींच दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी? u2, जो आपके पास u2 कर्व है उसकी यूनिट वेक्टर अपन ले लेंगे, और वो यूनिट वेक्टर किसको शो करेगा? आपके पास इस कर्व की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो मैंने पहली क्लास में जो EMT की जो 4th क्लास है उसमें भी ऐसा ही बताया है कि जो यूनिट वेक्टर है, तो इंक्रीमेंट जिस डायमेंशन होती है, उस कोई भी डायमेंशन होती है, उसकी इंक्रीमेंट को यूनिट वेक्टर शो करता है। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली हम डायमेंशन के तौर पर यूज लेते हैं। तो किस तरीके से लेंगे? ये u1
U1 की यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, E1 कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, E2 कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, E3 कैप। ठीक है, तो ये तीनों की आपके पास क्या आ गई, डायमेंशन, जो यूनिट वेक्टर है, जो डायरेक्शन है, वो शो करने पर अपने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो इसमें पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो आपके पास जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो इसमें पोजीशन वेक्टर की बात करें, तो इसमें जो पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होगा, देखोगे पोजीशन वेक्टर क्या होगा इसमें, तो आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, और डायमेंशन कौन कौन सी हमारे पास, U1 U2 U3 डायमेंशन है, तो U1 U2 U3, जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा वो U1 U2 U3 के जो डायमेंशन है उसमें शो करेगा। पोजीशन वेक्टर के फॉर्मेट कौन सा होगा, जो कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, U1 U2 U3 कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें, ये आपका क्या हो गया, लिखोगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जैसे अपन ने कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी की थी, तो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्टडी की थी, जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें स्टडी की थी, क्या, आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्या आ जाएगा, वो कौन से कोऑर्डिनेट थे जो हम यूज ले रहे थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक्स वाई जेड, कैसे यूज ले रहे थे, आर बराबर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इस तरीके से हम यूज ले रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट यूज हुए हैं एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई जेड इसमें फंक्शन किसका हो गया, पोजीशन वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। ठीक है, अब अगली बात करते हैं पोजीशन वेक्टर, इसमें कौन सा हो जाएगा, जो अपन कर्वेलिनियर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें U1 U2 U3 आपके पास क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करूं, ठीक है, अब इस पोजीशन वेक्टर किस में, ये आपका कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये आपके पास पोजीशन वेक्टर है। तो आपके पास अब मैं चर्चा करूं किसके, dr वेक्टर की, किसकी चर्चा करूं, dr वेक्टर की चर्चा कर रहा हूं। तो देखोगे dr वेक्टर की कैसे चर्चा करता हूं मैं, तो मैं dr वेक्टर की चर्चा कर रहा हूं, तो देखोगे कैसे कर रहा हूं चर्चा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, dr वेक्टर। तो dr वेक्टर की मैं कैसे चर्चा कर रहा हूं, तो देखोगे आपके पास dr वेक्टर, तो dr वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा r1 डेल्टा u1 d u1 पहले कर्व के लिए डेल्टा r अपॉन डेल्टा u क्यों शो किया है, तो देखोगे इसको मैंने क्यों शो किया है, तो इसको देखने के लिए आप इस कर्व में चलोगे। अगर मैं पोजीशन वेक्टर r का देख लूँ, r का किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, u1 जो डायमेंशन है उसके रेस्पेक्ट में चीज़ें चेंज हो रही है, यानी मैं कह दूं ये पोजीशन वेक्टर है उसका जो किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो u1 डायमेंशन है, u1 और u2 u3 तीनों डायमेंशन है, और डायमेंशन के रेस्पेक्ट में ये चीज़ चेंज हो रही है, डेल्टा r वेक्टर अपॉन डेल्टा u1। ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, यानी चेंज की दर को बता रहा है, रेट ऑफ चेंज की बता रहा है। पोजीशन वेक्टर में रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, U1 के रेस्पेक्ट में ये बता रहा है। ठीक है, U1 के रेस्पेक्ट में ये आपको बता रहा है, तो ये किस में बताता है, ये आपके पास स्लोप में बताता है, क्योंकि ये स्लोप हो गई, तो इस तरीके के स्लोप में आपको ये चीज स्लोप हो गई, जो जिसे हम हिंदी में ढाल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में ढाल बोलते हैं, उसको ये बताता है। तो ये आपके पास क्या हो गया, स्लोप को शो करता है। ये किसको शो करता है, स्लोप को शो करता है। और इसके जो पोजीशन वेक्टर में u1 डायरेक्शन, u1 जो आपका u1 क्या है, u1 डायमेंशन के रेस्पेक्ट में चेंज है, वो स्लोप को बताएगा, परंतु u1 में भी तो चेंज होगा उसके बाद में, इसको तो हमने पोजीशन वेक्टर में चेंज कर दिया, तो डायमेंशन में भी चेंज होगा। तो इसको यह क्या है, ये किस में, ये क्या बताता है, डायमेंशन में चेंज, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, डायमेंशन में चेंज, ये क्या बताता है, डायमेंशन में चेंज को शो करता है। तो ये आपको डायमेंशन में चेंज में शो करता है। ठीक है, तो अगर हम ये पहले वेक्टर के लिए लिखा, अपन ने u1 डायमेंशन के लिखा, u2 डायमेंशन के लिए लिखेंगे, और u3 डायमेंशन के लिए इसी तरीके से हम लिखेंगे। तो देखोगे तीनों डायमेंशन के लिए कैसे लिखते हैं, तीनों डायमेंशन के लिए कैसे लिखते हैं, तो प्लस डेल्टा r2 वेक्टर अपॉन
डेल्टा U2 du2 प्लस डेल्टा R3 वेक्टर अपॉन डेल्टा U3 वेक्टर डेल्टा U3 du3। ठीक है, इस तरीके से हम शो कर देंगे। ये आपके पास तीनों डायरेक्शन में dr आपके पास आ चुका है। ठीक है, dr आपके पास आ चुका है। तो अगर नेक्स्ट हम बढ़ें, इसी में बढ़ें, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे लिखेंगे? सिग्मा और डेल्टा आर को क्या लिखेंगे? डेल्टा आर आई, क्योंकि 1 2 3 यही तो वेरी कर रहे हैं, तो इसकी जगह जो वेरी कर रहे हैं उसकी जगह आई लिख देंगे। और यहां भी 1 है तो ये भी वेरी करेगा, क्योंकि 1 2 3 होगा नीचे भी, तो इसको भी आई लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में डी यू आई, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। ये आपका क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। इक्वेशन नंबर 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो देखोगे नेक्स्ट हम किस फिनोमिने से बात करते हैं। तो आप इतना नोट करोगे तो इसमें पूरे फिनोमिने में आपके पास क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से वेक्टर हमने यूज़ लिए हैं, वो क्या क्या हैं, वो हम शो करेंगे। तो इसमें हमने जो वेक्टर यूज़ लिया है, बी आई वेक्टर डेल्टा आर आई वेक्टर अपॉन डी यू आई, तो ये आपके पास क्या हो गया? बेस वेक्टर। ये क्या हो गया आपके पास? बेस वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया? बेस वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास बेस वेक्टर हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आपके पास जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपके पास बेस वेक्टर हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करें बी आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी डी आई वेक्टर अपॉन डी यू आई का मैग्नीट्यूड, इसको लिखेंगे एच आई, यानी स्केल वेक्टर। क्या लिखेंगे? स्केल वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास बेस वेक्टर हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये आपके पास स्केल वेक्टर हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नोट कीजिए इतना। नेक्स्ट मैं उस तरफ लिख रहा हूं, तो कैसे लिखता हूं उस तरफ, तो देखोगे। तो मैं लिख रहा हूं उस तरफ, तो क्या लिखूंगा? बी आई वेक्टर को मैं लिख रहा हूं, बी आई वेक्टर को क्या लिख रहा हूं? एच आई ई आई कैप। तो इसको समझोगे, इन चीज को, को समझोगे। इक्वेशन नंबर 5 को कैसे लिखूं मैं? तो आपके पास आपने एक जनरल स्टडी की होगी कि वेक्टर दो क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। वेक्टर दो क्वांटिटी से मिलकर बना होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन। उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन से क्या बना होता है? आपका वेक्टर बना होता है। तो मैंने एक वेक्टर लिखा, तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, मल्टीप्लाई उसका यूनिट वेक्टर जो उसकी डायरेक्शन को शो करता है वो हो गया। तो इसको मैंने पूरे को बी आई वेक्टर को कैसे शो कर दिया? मैंने यहां पर बी आई वेक्टर को कैसे शो कर दिया? एच आई वेक्टर मल्टीप्लाई ई आई का वेक्टर। इस फिनोमिने में मैं शो कर दिया हूं, इसे शो कर दिया हूं। अगर यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास एच आई मैग्नीट्यूड है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल, तो वेक्टर दोनों तरफ बच जाएंगे, यानी LHS बराबर RHS। जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है। तो इस बात को ध्यान में कैसे रखोगे कि वेक्टर दो क्वांटिटी से मिलकर बना होता है। पहली क्वांटिटी आपके पास क्या होती है? मैग्नीट्यूड। दूसरी क्वांटिटी डायरेक्शन हमेशा आपका जो भी इंक्रीमेंट होगा यूनिट वेक्टर में, जो इंक्रीमेंट होगा कोई भी डायमेंशन में इंक्रीमेंट होगा, उस इंक्रीमेंट को, मान लीजिए ये कोई डायमेंशन है R वेक्टर, तो इसमें इंक्रीमेंट dr वेक्टर का हो गया। तो इस dr वेक्टर को उसके रिस्पेक्ट में, जो R वेक्टर है उसके रिस्पेक्ट में आगे बढ़ते जाइए, इंक्रीमेंट करते जाइए, और वो डायरेक्शन आपको यूनिट वेक्टर R कैप से हम शो कर पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहां यूनिट वेक्टर ई आई कैप से शो कर रहे हैं, और यहां पर एच आई क्या है? स्केल वेक्टर। इसे स्केल वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी आई वेक्टर, यानी बेस वेक्टर,
मैग्नीट्यूड ऑफ बेस वेक्टर यहां पर शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो अपन इसको नोट करके चलें। तो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से क्या शो कर रहे हैं, डी आर वैक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी आई वैक्टर मल्टीप्लाई डी यू आई। ठीक है, डी यू आई, क्योंकि इसको बी आई वैक्टर लिख दिया है क्योंकि इक्वेशन 3 में बी आई वैक्टर किसके बराबर है, वेक्टर बेस वेक्टर के बराबर है। जो ये इक्वेशन, ये जो डेल्टा आर आई डेल्टा यू आई, इसकी जगह मैंने बी आई लिख दिया है। ठीक है, इसकी जगह बी आई लिख दिया है और बी आई से इक्वेशन नंबर 5 में जो बी आई है उसकी जगह मैं लिखना चाहूंगा। तो आपके पास बी आई की जगह क्या लिखूंगा, एच आई ई वन ई आई वैक्टर मल्टीप्लाई डी यू आई। ठीक है, तो आपके पास जो डेल आर, अगर नहीं दिख रहा है तो आप जूम भी कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई एच आई ई आई कैप मल्टीप्लाई डी यू आई, ये आपके पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6 नोट कर लीजिए, नोट करिएगा इक्वेशन 6 तक। नेक्स्ट चलते हैं, बस नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट चलें। तो इक्वेशन 6 को मैं पढ़ा रहने देता हूं, बाकी को मिटाता हूं। उम्मीद करता हूं आप पॉज करके इसको नोट कर लोगे। ओहो, ये मिट गया, एच आई ई आई वैक्टर मल्टीप्लाई डी यू आई वैक्टर, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बात करूं, इसको पूरा खोल के लिख दूं क्योंकि आपके पास आई कितना है, 1 2 3 है, तो पूरा खोल के लिख दूं मैं इसको, डी आर वैक्टर इक्वल टू एच वन ई वन यू वन, ये कैप में ना, हाँ ये आ गया आपके पास H2 U2 E2 कैप, H3 U3 E3 कैप। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7, ये क्या आ गया आपके पास, लाइन एलिमेंट, क्योंकि कोई भी लाइन में आर वेक्टर लिया हो आप, तो उसकी लाइन में आप आगे बढ़े हो, तो डी आर वेक्टर आप आगे बढ़े तो उसकी डायरेक्शन में आर कैप हो जाएगा, तो ये डी आर क्या हो जाएगा आपके लिए, लाइन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये वाला चेंज है, इसको चेंज को आप इसकी लेंथ डिस्प्लेसमेंट नापना चाहो तो नहीं नाप पाओगे, क्योंकि प्रत्येक जगह ही इसका चेंजमेंट हो रहा है। तो जो डिस्टेंस नापोगे आप, जैसे 7 मीटर है तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस है, जो आप इसकी जो स्पर्श रेखा खींचोगे, जो आप क्या कहते हो, स्पर्श रेखा को क्या कहते हो, जो आप स्पर्श रेखा खींचोगे 7 मीटर की जो स्पर्श रेखा खींचोगे, वही उसकी ही डायरेक्शन आप लोगे, उसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के टर्म में लोगे, जो यूनिट वेक्टर है उसकी ही डायरेक्शन को बताएगी। जैसे ई आई कैप इसकी डायरेक्शन को ही शो करेगी, ना कि इसकी डायरेक्शन को। इसकी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो रही है। जैसे ये कर्व घूमेगा तो ये हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगी, ये आगे कर्व घुमा तो हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम जो स्पर्श रेखा खींची है, टेंजेंट खींचा है, जो टेंजेंट खींचा है उसकी डायरेक्शन में हम आप यूनिट वेक्टर कंसिडर करोगे। नहीं आप ऐसे ही नापने लगे, रेट चेंज ऑफ रेट को ऐसे नापने लगे तो कर्व में तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो हर एक पॉइंट पर जो रेट है वो अलग अलग आएगी आपकी। तो ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, लाइन एलिमेंट। तो इस तरीके से हम लाइन एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, अब सरफेस एलिमेंट निकालते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट कर लोगे। तो सरफेस एलिमेंट अब देखते हैं। तो सरफेस एलिमेंट से पहले एक चीज और देख लेते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वेलिनियर
कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर ए भी लगा सकते हो, वैसे स्पेलिंग आप चेक कर लेना। कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होगा, बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर आपके पास बी आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाए और क्रोनिकल डेल्टा आई जे आ जाए, ये आपके पास क्रोनिकल डेल्टा आई जे आ जाए, ठीक है, और बी आई वेक्टर और बी जे वेक्टर मल्टीप्लाई होकर बी आई मतलब दोनों सेम होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और क्रोनिकल डेल्टा का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो आई जे होगा, आई जे बराबर होगा तो आपके पास क्रोनिकल डेल्टा 1 आ जाएगा, और आई जे आपके पास नॉट इक्वल टू होगा तो क्रोनिकल डेल्टा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको करेंगे। और बी आई को क्या लिख सकते हैं, एच आई का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है, आई जे बी आई वेक्टर डॉट बी जे वेक्टर, ठीक है। अगर इस टर्म में बात करें तो आपके पास क्या आ गया, अगर 1 आता है तो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड, और ये होता है तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। इतना नोट कीजिए, इतना आप नोट करोगे, ठीक है, इतना आप नोट करोगे, ठीक है। नोट करने के बाद आप बताओगे क्या आपने नोट कर लिया है, क्या बताओगे भाई, नोट करके बताओगे, नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़ें, नोट कर लिया हो तो। ठीक है, पूरा ही मिटा देते हैं क्योंकि अब जरूरत नहीं है अपने को कर्वेलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरफेस एलिमेंट की। ये आपके पास लाइन एलिमेंट है, तो आप सरफेस एलिमेंट की मैं बात करता हूँ। सरफेस एलिमेंट, आपके पास सरफेस एलिमेंट की मैं बात करता हूँ। सरफेस एलिमेंट की बात करता हूँ। अगर सरफेस एलिमेंट में आपके पास इसमें कौन सी यूज़ होगी डायरेक्शन, तो इसमें कौन सी सरफेस एलिमेंट में 2 डायमेंशन यूज़ होगी, तो एक को कांस्टेंट मान लीजिए H3, सरफेस एट विच वेयर H3 इक्वल टू कांस्टेंट, तो DH3 इक्वल टू आपके पास 0, DH3 आपके पास क्या आएगा, इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास जो सरफेस आएगी DS3 की जो सरफेस आएगी, DS3 की क्या आएगी, आपके पास सरफेस आएगी, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करवा दीजिए, H1 DU1 E1 कैप मल्टीप्लाई H2 DU2 E2 कैप, आप दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो DU1, ये सब कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दीजिए, DU2 E1 कैप मल्टीप्लाई E2 कैप, ठीक है। तो E1 कैप मल्टीप्लाई E2 कैप आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो E3 बचा है वो आएगा, क्योंकि जो अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ऐसा पढ़ा है कि जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, जो सरफेस होगा उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसी के परपेंडिकुलर होगा, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर होगा, जो कांस्टेंट है, तो H3 कांस्टेंट है तो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो E1 E2 का नेक्स्ट क्या आ जाएगा, वही आपके पास आ जाएगा, तो H1 DU1 H2 DU2 E3 कैप, तो DS3 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 8। नेक्स्ट हम बात करें सरफेस एलिमेंट की।
ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी पढ़ा है अपन ने। नेक्स्ट बात करें सरफेस एट विच where H2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, H2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो DH2 इक्वल टू आपके पास 0, तो आपके पास DH2 क्या आ जाएगा, लाइन एलिमेंट कौन से आ जाएंगे, ये कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो H1 H3 आपके पास लाइन एलिमेंट आ जाएगा। H1 DU1 E1 कैप मल्टीप्लाई H3 DU3 E3 कैप, तो आपके पास DH2 क्या आ जाएगा, H1 DU1 H3 DU3 और E1 कैप मल्टीप्लाई E3 कैप। ठीक है, अगर मैं आगे नेक्स्ट बात करूं तो DS2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, H1 DU1 H3 DU3 E3 कैप, ये आपके पास E3 कैप थोड़ी आ जाएगा। नेक्स्ट E1 E2, तो E2 कैप आपके पास आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, जो नेक्स्ट है E1 और E3 को छोड़कर क्या बच गया, E2, जो इसके डायरेक्शन में होगा, इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें होगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये आपके पास मान लीजिए जो डायमेंशन है H1 है, ये आपके पास H3 है, तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, जो परपेंडिकुलर डायमेंशन होगी वो कौन सी होगी, H2 होगी। उसका ही हम यूनिट वेक्टर लेंगे, क्योंकि उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हम उसका ही यूनिट वेक्टर लेंगे, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, E2 कैप, जो हम जनरली यूज ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखोगे नेक्स्ट बात क्या करते हैं, इतना आप नोट कीजिएगा पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सरफेस एट विच वेयर H1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, DH1 इक्वल टू 0। ठीक है, और आप सरफेस लगाओगे फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लगाओगे तो ये DH इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास क्या आ गया, DH इक्वल टू 0 आ गया, तो ये 0 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें जो कांस्टेंट था वो इसमें 0 आया है, जो इसमें कांस्टेंट था वो इसमें 0 आया है। ठीक है, तो आपके पास ये H वाला H DU H1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, DH लिख दिया ना अपन ने, DU1, ठीक है, वो 0 आ जाएगा, यहाँ भी H लिख दिया, DU सब में H लिख दिया, दिखे DU1। ये तो H है ही, H1 कांस्टेंट। क्या लिखा है अपन ने, एक बार मैं चेक करता हूँ। सही है, H1 कांस्टेंट तो DU1 0, सही है। यहाँ क्या लिखा है, H1 तो DH लिखा हुआ है यहाँ पर, एक बार चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर DU3, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दिया अपन ने, यहाँ भी H लिख दिया, तो DU2, ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, H ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ठीक है। तो पीछे चेक कर लेना, सही लिखा है मैंने, बस लाइन एलिमेंट में ये H और DU में कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, सही है। तो DH1 क्या हो जाएगा आपके पास, DH1 क्या हो जाएगा, H2 DU2 H2 DU2 H2 DU2 H2 DU2 मल्टीप्लाई E2 कैप क्रॉस H, H3 DU3 मल्टीप्लाई E कैप 3। ठीक है, तो DS1 क्या हो जाएगा आपके पास, H2 DU2 H3 DU3 E2 कैप मल्टीप्लाई E3 कैप
तो आपके पास क्या आ जाएगा, DS1 इक्वल टू H2 DU2 H3 DU3 E कैप 1, ये आपके पास फिनोमिना क्रिएट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 10 नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। इसमें ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसमें जो आपके पास डेरिवेटिव होगा, जो इसका डेरिवेटिव होगा, दो u का जो डेरिवेटिव होगा वो भी जीरो आ जाएगा, जो डायमेंशन है वो भी इसमें जीरो आ जाएगी। इस तरीके से हम यूज ले लेंगे, ठीक है। आगे हम अब चलते हैं, ठीक है, आगे हम अब चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो नोट कीजिएगा, इतना नोट कीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं हुई है। यहाँ पर यूज ले लिया, यहाँ पर एच यूज ले लिया, यहाँ पर यू यूज ले लिया, यहाँ पर एच ले लिया, इसमें यू ले लिया, H2 ले लिया, ठीक है, ठीक है, सब सही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखोगे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब हम वॉल्यूम एलिमेंट इसका पढ़ लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C हो जाएगा, B क्रॉस C वेक्टर हो जाएगा। तो A क्या था आपके पास, H1 E1 कैप DU1, ठीक है। B और C क्या था आपके पास, देखोगे B और C क्या था, B और C क्या था, H2 E2 कैप DU2 क्रॉस H3 DU3 E3 कैप, ओके। और आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो H1 E1 कैप DU1 H2 DU2 H3 DU3, ये दोनों का E2 क्रॉस E3 कैप, और दोनों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो H1 DU1 H2 DU2 H3 DU3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये E कैप साथ में है और ये भी E कैप आ जाएगा, क्योंकि E2 और E3 का नेक्स्ट क्या आ जाएगा, E1 कैप, और दोनों का मल्टीप्लाई होके H1 DU1 H2 DU2 H3 DU3, ये आ जाएगा आपके पास 1। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, H1 DU1 H2 DU2 H3 DU3, वॉल्यूम dV ले लीजिए वॉल्यूम, तो ये आपके पास वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं, अब देखना नेक्स्ट किस पे चर्चा करते हैं। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चर्चा करते हैं। तो आप देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कैसे चर्चा कर रहे हैं, इतना नोट कर लिया हो तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या चर्चा कर रहे हैं वो देखते हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे क्या चर्चा करते हैं वो देखिए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आप देखोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चर्चा करते हैं। एक बार जनरलाइज फॉर्मेट पे चर्चा कर दिया, उससे हम सरफेस एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट और लेंथ एलिमेंट निकाल सकते हैं। आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चर्चा कर रहे हैं, एक बार देख रहा हूँ आपकी वीडियो चल रही है क्या। ठीक है, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चर्चा करते हैं। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इस तरीके का आप स्पेयर लोगे, ठीक है, इस तरीके का स्पेयर लोगे तो इसमें क्या है, चारों तरफ आप चेक करोगे कि इसमें चारों तरफ मैं सेंटर पॉइंट से मैं चारों तरफ, सेंटर पॉइंट से चारों तरफ मैं घूमूं, यहाँ से सेंटर पॉइंट से चारों तरफ जाऊं, इस सरफेस के पॉइंट तक पहुँचूं, डिस्टेंस के थ्रू पहुँचूं, तो आपके चारों तरफ क्या होगी, रेडियस हो जाएगी। चारों तरफ आपके पास इसकी रेडियस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसका सेंटर यहाँ मान लिया, देखोगे यहाँ सेंटर मान लिया, तो सेंटर से यहाँ तक पहुँचा, पॉइंट ऊपर तक,
तो आपके पास इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ से ऊपर तक पहुँचा तो यहाँ आपके पास रेडियस हो जाएगी, यहाँ से ऊपर तक पहुँचा तो आपके पास रेडियस हो जाएगी। तो जो सेंटर है, तो मैं एक बार एक्स वाई जेड में इसे शो कर दूं तो देखोगे एक्स वाई जेड में कैसे शो कर रहा हूं। तो ये आपके पास हो गई वाई, ये आपके पास हो गई एक्स, ये हो गया आपके पास जेड। ठीक है, तो सेंटर जैसे ही मैं इसमें ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसमें ही मैं चर्चा करूं कि इसका सेंटर ओ है, ओ यहां पर है, इसका सेंटर है। ये सेंटर किसका है? मैं स्फीयर का सेंटर है ये। ठीक है, स्फीयर का सेंटर है और स्फीयर के सेंटर से मैंने एक रेडियस खींच दी आर। ठीक है, एक रेडियस मैंने आर वेक्टर को खींच दिया। ठीक है, आर वेक्टर को मैंने एक रेडियस खींच दिया। ठीक है, तो आप आर वेक्टर से रेडियस खींचोगे तो इसके सबसे पहले कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं वो देखोगे। तो जैसे आपने ग्लोब देखा होगा अपने घर में, कहीं भी आप ज्योग्राफी पढ़े हो तो ग्लोब देखा होगा, तो एक तो ग्लोब देखा होगा इस तरीके का ग्लोब होता है। तो उसमें क्या होता है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट पे चले जाओगे, सेंटर से किसी पॉइंट पे चले जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ, यहाँ से चले जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, किसी भी जो सरफेस के किसी पॉइंट से सेंटर पे चले जाओगे तो वो उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, वो उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। ठीक है, तो उसके बाद में रेडियस होने के बाद में क्या होगी कि तो कौन कौन से एंगल बनेंगे। अब देखोगे कौन कौन से एंगल बनेंगे। तो जैसे आपका पूरा स्फीयर ये है, ये इसकी क्या है? व्यास आप मानते हो, डायमीटर है उसका स्फीयर ये है। तो आप जैसे ही आप ऐसे घूमोगे, यहां से इस पॉइंट पे घूमोगे, यहां से इस पॉइंट पे घूमोगे, जो स्फीयर मैं पूरा रेडी कर रहा हूं वो चेक करोगे कैसे मैं रेडी करता हूं। तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओगे। तो ये आपका क्या हो गया? थीटा हो गया, क्योंकि इसको क्रॉस नहीं करना है। जैसे आपका ग्लोब होता है, इस तरीके से मान लीजिए आपका ग्लोब है, ग्लोब है तो उस ग्लोब में क्या करते हो आप? यहां से इस तरफ जाते हो, 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 और चारों तरफ, उसके चारों तरफ ऐसे घूमते हो, चारों तरफ ऐसे घूमते हो। जैसे मैं इसमें बताने की कोशिश करूं तो ये आपके पास क्या है? यहां से इस पॉइंट नीचे जो मैंने पकड़ रखा है, यहां से इस पॉइंट पे नीचे की तरफ जाओगे, यहां से इस तरफ नीचे की तरफ जाओगे। परंतु इसमें जब आपके इस ऐसे ऐसे घूमोगे, यहां से जो आपका जैसे ग्लोब होता है उसमें देशांतर रेखा होती है, तो कुछ इस तरीके से घूमती है, तो इस तरीके से घूमोगे। ठीक है, और जो दूसरी रेखाएं होती है वो कुछ यहां से ऐसे जाती हैं, दूसरी रेखाएं होती है वो एक यहां से यहां तक जाएगी, एक यहां से यहां तक जाएंगी, और एक दूसरी रेखा होती है वो ऐसे घूमेंगी। तो एक तो ये एक एंगल ये हो गया, और एक एंगल यहां से यहां तक घूमोगे, दूसरा एंगल ये हो गया। ठीक है, तो एक एंगल कैसा बना रहा हूं मैं? एक 3D में पॉइंट ले रहा हूं। जैसे आपका ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और तीसरा मार्कर ये एक प्लेन है, यहां पर कोई पॉइंट है, तो यहां पर जो मैंने पॉइंट है ये ले लिया है। ठीक है, तो इससे जो मैं ये वाला एंगल बना रहा हूं, देखोगे ये यहां से यहां तक जा रहा हूं, तो ये वाला एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं यहां से यहां तक गया तो यहां से, तो जेड एक्सिस से ऐसा एंगल बनेगा थीटा, जेड एक्सिस से ऐसा एंगल थीटा बनेगा। और इसको मैं बनाने की कोशिश करूं नीचे तक, ये आपका मान लीजिए पेन का नीचे वाला हिस्सा है, ये पेन का ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका पेन वाला ऊपर वाला हिस्सा है, तो आप यहां से यहां तक जाओगे और एक यहां से यहां तक जाओगे। ठीक है, परंतु मेरी रेडियस आ गई तो मैं यहीं रुक गया, तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। इसको यहाँ कहाँ तक ले जा सकते हो? यहाँ तक ले जा सकते हो, और यहाँ से घुमा के यहाँ तक ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें ये दो एंगल हो गए। तीसरा एंगल देखिए कैसे बनाते हैं। जो आपका तीसरा एंगल होगा, इसमें जो तीसरा एंगल होगा ऐसे घूमेंगे, पूरा घूमेंगे, पूरा घूमेंगे, तो इसमें वो तीसरा एंगल आपके पास बनेगा। और जो तीसरा एंगल जो पूरा घूमेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से फाई घूमेंगे, और इसको पूरा घूमेंगे जब ये एंगल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट देखें एक बार। तो लिमिट, सबसे पहले लिमिट किसकी? आर की। तो आर कहां से जा सकता है? 0 से इनफाइनाइट जा सकता है, कोई भी रेडियस का अपन स्फीयर ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एंगल आपके पास क्या है? थीटा। तो थीटा की लिमिट कहां से कहां तक होगी? 0 से लेके पाई तक की होगी, क्योंकि यहां से आप यहां तक जा सकते हो केवल। एक बार मैं बना के दिखा देता हूं। यहां से
केवल यहाँ तक जा सकते हो, इसमें यहाँ से केवल यहाँ तक जा सकते हो, ठीक है, यहाँ तक ही आप जा सकते हो, ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से जाकर यहाँ तक जा सकते हो, इसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्या ये माइनस जेड डायरेक्शन है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 0 से पाई तक, क्योंकि जो एंगल बनेगा यहाँ से पूरा कितना एंगल बनेगा, पाई तक बनेगा, तो मैक्सिमम एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, पाई तक बनेगा। तीसरा एंगल आपके पास क्या हो जाएगा, फाई। जो ये एंगल आपके पास फाई है, ये तो पूरा ही घूम सकता है, मैंने ये बताया था, ये तो एंगल यहां से यहां तक होगा और ये वाला एंगल पूरा घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा एंगल घूमेगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई तक, ठीक है। लिमिट हो गई 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, ये आपके पास लिमिट हो गई। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसमें बात करें तो आप लिमिट नोट कर लीजिए एक बार, मैं इसको मिटो रहा हूँ, ठीक है, इसको पढ़ ही रहने देता हूँ लिमिट। ये आपकी लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट, 0 से पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है। ये आपका आर हो गया, तो आर का कंपोनेंट कर देता हूँ मैं। आर का कौन सा कंपोनेंट होगा, आर का एक, ये आर का क्या कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, आर कोस थीटा, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा आपके पास, मैं टेढ़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप देखोगे क्यों टेढ़ा बना रहा हूँ इसको मैं, क्यों इसको मैं टेढ़ा बना रहा हूँ, आर साइन थीटा, ये आपके पास हो जाएगा। तो मैं टेढ़ा क्यों बनाया हूँ, तो आप देखोगे ये आर आपका, ये आपका पूरा सरफेस है, ये आपकी रेडियस है, तो रेडियस तो कहीं भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, चारों तरफ रेडियस हो सकती है। जो आपका एंगल बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा, तो ये आपका ऐसा ही बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, 3D में बनेगा, तो ये कर्व लेके ही बनेगा, कुछ इस तरीके से कर्व लेके बनेगा, ठीक है। आप कहीं भी बना लीजिए, यहाँ बना लीजिए तो कर्व लेके बनेगा, यहाँ बना लीजिए तो कर्व लेके बनेगा, यहाँ बना लीजिए तो कर्व लेके बनेगा, यहाँ बना लीजिए कर्व लेके बनेगा, तो चारों तरफ आपका यहाँ पर कर्व लेके ही चीज़ें बन पाएगी, तो ठीक है। तो इसमें आपको कर्व लेके चीज़ बनेगी, तो ये आपका हो गया आर कोस थीटा, ठीक है। अगर आर कोस थीटा हो गया तो आप चेक करोगे, मैं एक बनाता हूं कर्व, ये आपका क्या हो गया, आर कोस थीटा, आर साइन थीटा, सॉरी, ठीक है। ये आपका आर साइन थीटा हो गया और ये आपका आर कोस थीटा हो गया, ठीक है। और ये आर साइन थीटा हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नीचे विजिबल नहीं होगा, तो ये मैं बना देता हूं आर साइन थीटा, इस तरीके से हो जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, ठीक है। तो ये आर साइन थीटा, ये आर साइन थीटा हो जाएगा। परंतु अगर 3D में आर साइन थीटा बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, 3D में आर साइन थीटा बनाओगे तो प्रोजेक्शन जो इसका आर साइन थीटा का प्रोजेक्शन यहाँ होगा, आर कोस थीटा का प्रोजेक्शन यहाँ होगा, तो ये आपके पास ये हो गया आपके पास आर साइन थीटा, ठीक है। इसका जो प्रोजेक्शन है आर साइन थीटा का प्रोजेक्शन यहाँ होगा, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला दूं, कुछ इस तरीके से मैंने मिला दिया है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर जो भी सिस्टम है वो बन जाएगा, ठीक है। और ये आर साइन थीटा हो गया। अब इस आर साइन थीटा का मैं क्या करूं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड करूं, आर साइन थीटा को मैं कंपोनेंट में डिवाइड करूं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो यह आपके पास क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हिल रहा है हाथ थोड़ा सा, तो देखोगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसमें एक कंपोनेंट यहाँ से निकल आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे निकल आएगा, एक कंपोनेंट इस तरीके से निकल आएगा। तो ये कंपोनेंट जो होगा आपका, ये कंपोनेंट आर साइन थीटा होगा, ये आपका फाई हो गया, ये आपका फाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, फाई हो गया। फाई भी आप कंप्लीट लो, कंप्लीटली इसको लोगे, फाई को कंप्लीटली, इसको ये तो क्रॉस करेगा ही, ये तो क्रॉस करेगा ही,
फाई क्रॉस करेगा माइनस जेड। पूरा मैं डायरेक्ट पूरा टॉपिक वाइज पूरी मैं डिटेल से जो लैंग्वेज है वो लिखा दूंगा। थीटा क्रॉस नहीं करेगा माइनस जेड को, परंतु फाई क्रॉस करेगा माइनस जेड को। ये तो पूरा ही घूमेगा 0 से 2 पाई तक पूरा घूमेगा, तो ये माइनस जेड को भी क्रॉस करेगा। तो ये आर साइन थीटा, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो गया, आर साइन थीटा कोस फाई, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट आपका कौन सा हो गया, ये कंपोनेंट एक हो गया आर साइन थीटा, तो पहले था कोस फाई, ये कंपोनेंट हो गया, और ये आपके पास हो गया आर साइन थीटा साइन फाई, ये कंपोनेंट आपका दूसरा हो गया। इस तरीके से दो कंपोनेंट हो गए आपके पास, आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। इस तरीके से ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम रेडी हो गया, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं, ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, ये एक्स एक्सिस पे बनाया तो ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई, ये वाई एक्सिस पे बनाया तो इसकी वाई की वैल्यू हो गई, ये जेड एक्सिस पे बनाया तो ये जेड की वैल्यू हो गई। तो जेड की इसके बराबर हो गई, वाई की इसके बराबर हो गई ऊपर वाले के, ठीक है, और एक्स किसके बराबर हो गया, ये एक्स इसके बराबर हो गया। एज ए कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपका जो बन गया है, ये भी आपका रेक्टेंगुलर बन गया, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। इसको आप नोट करोगे, तो नोट करोगे तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नोट कीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी मुझे किसी तरह की आवश्यकता नहीं है, समझाने के लिए मैंने इसका यूटिलाइज लिया है, ठीक है। ये आपके पास कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया। फिर से समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, रेडियस तो सेंटर से कहीं भी हो सकती है सरफेस तक, ठीक है। दूसरा, यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट से निकलेगा और नीचे वाला जो मेरा अंगूठा लग रहा है, देखोगे अंगूठा लग रहा है तक एक एंगल बनेगा, ठीक है। दूसरा एंगल इसके परिधि के जो चारों तरफ है वो दूसरा एंगल बनेगा, तो दूसरा एंगल 0 से 2 पाई, और पहला एंगल मेरे अंगूठे तक जाएगा 0 से पाई तक जाएगा, 0 से पाई तक जाएगा, 0 से पाई तक जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल पहला हो गया, और दूसरा एंगल क्या हो गया, पूरा घूमेगा ऐसे ऐसे पूरा घूमेगा, तो 0 से 2 पाई हो गया। और तीसरी बात, आर आपके पास है तो इसका कंपोनेंट कैसे होगा, कुछ इस तरीके से इसका कंपोनेंट होगा, और इस तरीके से कंपोनेंट होगा, और कंपोनेंट होगा तो इन दोनों को हम 3D में मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। मेरा हाथ मत मानो आप, इस तरीके से 3D में मिलाएंगे, हाथ इस तरीके से 3D मिलाएंगे तो आर साइन थीटा हो गया। आर साइन थीटा होने के बाद ये आर कोस थीटा हो गया कंपोनेंट, और फिर आर साइन थीटा नीचे प्रोजेक्शन हो गया, इस प्रोजेक्शन का कोस फाई कंपोनेंट हो गया, और वाई वाला कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप नोट करोगे, और मैं नोट कर देता हूं। आपका जो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा कोस फाई, वाई बराबर आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड बराबर आर कोस थीटा, ठीक है। इस तरीके से आपके तीनों चीज़ें आपके पास मिल जाएंगी, तीनों चीज़ें आपके पास ये मिल जाएंगी, ये आपके पास तीनों चीज़ें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इतना आप नोट करोगे। अगर कई लोग पूरा स्पेयर बनाते हैं इस पर, तो आप पूरा स्पेयर भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे पूरा स्पेयर, मैं कोशिश करता हूँ, इस पर पूरा स्पेयर भी बनाते हैं कई। ये सारा स्पेयर में खेल हो रहा है, तो पूरा स्पेयर भी बना सकते हो। मेरे से तो बना नहीं है, पूरा स्पेयर भी बनाते हैं, तो ये आपका पूरा स्पेयर हो गया। पूरा स्पेयर, सारा खेल किस में हो रहा है, पूरे स्पेयर में हो रहा है। विदाउट पूरे स्पेयर में भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तीनों हो गए, एक्स वाई जेड। अब मैं आगे चल रहा हूं, देखना, अब मैं आगे बात कर रहा हूं। मैं स्पेयर नहीं बनाता हूं, हटाता हूं स्पेयर को, एक बार दिखाने के लिए बनाया हूं मैं। ठीक है, मैं पूरा स्पेयर हटाया हूं एक बार। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब एलिमेंट काट रहा हूं। तो एलिमेंट इस डायरेक्शन में एलिमेंट काटूंगा, तो सबसे पहले लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज लिखते हैं, तो लैंग्वेज लिखोगे आर वेक्टर ओपी लिख दो, इसको ओ पी, आर वेक्टर इज ओपी वेक्टर इन द स्पेस
R vector in is position vector, position vector in the space. We can, फटाफट लिख लो, we can take a point at origin O and other point, take it, and other point can take circumference of sphere. Then we can join O and P point. That's why OP vector is position vector noted by a point. Origin is sphere center. ठीक है, नेक्स्ट हम बात लिखते हैं, इतना आर वेक्टर पे ये बात लिख दी अपन ने। नेक्स्ट अपन फाइव थीटा पे बात लिख देते हैं, नेक्स्ट थीटा पे बात लिख देते हैं। ठीक है, इतना आप नोट करिया होगा। तो नेक्स्ट अपन थीटा पे बात लिखते हैं, नेक्स्ट अपन थीटा पे बात लिखते हैं। तो थीटा पे क्या बात लिखेंगे, तो देखोगे थीटा इज एंगल used in spherical coordinate system spherical coordinate system, then made between z-axis and r vector in the format of downward direction ठीक है, नेक्स्ट हम बात लिखें, theta is an angle used in spherical coordinate system then made between z-axis and r vector in format of downward direction। ठीक है, नेक्स्ट हम बात लिखते हैं थीटा फाई की। तो फटाफट लिख रहे हैं, टाइम अपने पास कम ही बचा है, तो फाई की बात लिखें। फाई इज एंगल used in spherical coordinate system made between x-axis and r sin theta, which is projection vector of r vector, then made by between x and r sin theta, which is projection vector, then in the format of anti-clockwise direction,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लेंथ एलिमेंट की। लेंथ एलिमेंट की बात कर लेते हैं। तो लेंथ एलिमेंट की कैसे बात करेंगे, तो आर डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, वो आपका क्या हो जाएगा डी आर, और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे वही हम जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए यूज़ ले लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अपन, नेक्स्ट हम बात करें अब थीटा की। तो थीटा में अब आगे बढ़ जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो ये आपके पास क्या हो गया, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े, तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़े तो आपके पास डी थीटा हो गया, और डी थीटा की डायरेक्शन कौन सी हो गई, फाई कैप। इस तरफ फाई कैप शो करोगे तो आगे चल के इस पॉइंट को मिलाओगे, इस पॉइंट को मिलाओगे तो यहाँ पर आपका क्या होगा, इसका फाई कैप हो जाएगा। इसका जो टेंजेंट खींच देंगे आगे, जो आर्क आएगी इसको आगे बढ़ा दीजिए, फिर आर्क आएगी तो वहाँ से टेंजेंट खींच दीजिए, वही डायरेक्शन थीटा कैप की हो जाएगी। थीटा कैप और आर कैप के बीच में 90 डिग्री है। वैसे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हो तो एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर मुझे आर कैप और फाई कैप जो यूनिट वेक्टर है वो म्यूचुअल एक दूसरे के परपेंडिकुलर, म्यूचुअल ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया है तो आपके पास डी थीटा हो गया और जिसकी डायरेक्शन फाई कैप हो गई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम फाई की। तो फाई को आगे बढ़ा दीजिए तो ये आपके पास आर साइन थीटा है, तो ये आपका जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी तो चाप खींच दीजिए, मतलब वो आप आर खींच दीजिए तो फाई कैप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, और जो फाई कैप डायरेक्शन हो जाएगी और इस चाप की जो हो जाएगी आर साइन थीटा, तो उसकी डिस्टेंस हो गई, और डी फाई वो एंगल हो गया। ये आपके पास डी फाई एंगल हो गया, तो डी फाई एंगल हो गया। तीनों को अलग से शो कर देता हूँ, एक बार देखना। ये आपके पास आर वेक्टर हो गया, और ये आपके पास डी आर वेक्टर हो गया, और ये आपके पास आर कैप डायरेक्शन हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थीटा। तो थीटा आपके पास ये हो गया, जिसकी डायरेक्शन इसमें चाप खींच दीजिए, जो आपके पास टेंजेंट है स्पर्श रेखा है वो खींच दीजिए, वो आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास डी थीटा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ जो ये आपके पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसकी जो आर तो इसकी डिस्टेंस हो गई, और डी थीटा फाई कैप थीटा कैप। ठीक है, तो ये आपके पास जो आ जाएगी डिस्टेंस आर डी थीटा थीटा कैप। अब दूसरी बात करूं मैं इसकी, तो इस तरीके से ये बनेगा, ये बन गया इस तरीके से फाई डी फाई ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी टेंजेंट इस पॉइंट से ऊपर की तरफ खींचेंगे फाई कैप, और ये आपके पास आर साइन थीटा है, ये आपके पास क्या है आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा है, तो ये आपके पास चाप क्या आ जाएगा आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ठीक है, इतना आप नोट करोगे। नेक्स्ट मैं इसका जो जनरलाइज यूनिट वेक्टर लिख दूं, जनरलाइज लाइन एलिमेंट लिख दूं, तो जनरलाइज लाइन एलिमेंट क्या हो जाएगा डी आर वेक्टर, क्या हो जाएगा डी आर वेक्टर से मैं शो करूं, तो लाइन एलिमेंट को डी आर वेक्टर से शो करूं तो आर डी आर फाई कैप आर कैप, ये हो जाएगा डी आर आर कैप, ये हो जाएगा आर डी थीटा थीटा कैप, और आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये आपके पास लाइन एलिमेंट इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहा हूँ वीडियो कितना बना है आपका। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो इसके बाद अपन तैयार कर लेते हैं, क्या तैयार कर लेते हैं, ये आपके पास डी आर आ गया, तो अब हम तैयार कर लेते हैं आपके पास सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। अब तो 2 मिनट का काम रहा है सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट निकालना। तो देखो ये सरफेस एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सरफेस एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट मैं डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ। तो मैं कैसे निकालता हूँ सरफेस एलिमेंट वॉल्यूम एलिमेंट, देखोगे तो आपके पास सरफेस एलिमेंट निकाल रहा हूँ, सरफेस एलिमेंट। ठीक है, तो सरफेस एलिमेंट निकाल रहा हूँ, तो देखोगे तो आपके पास डी एस आर का सरफेस एलिमेंट निकालूँ, तो डी एस आर का निकालूँ तो आर वाले को कांस्टेंट ले लूँगा। सरफेस कौन सी कांस्टेंट हो जाएगी आपके पास, सरफेस जिसमें कांस्टेंट क्या ले लूँगा, इसमें क्या ले लूँगा कांस्टेंट, आर कांस्टेंट ले लूँगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा डी आर 0 हो जाएगा।
तो क्या हो जाएगा, सरफेस क्या कौन सी आ जाएगी, आर डी थीटा, थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा डी फाई, फाई कैप। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, फाई कैप थीटा कैप मल्टीप्लाई फाई कैप। तो तीसरा जो साइकिल घुमाएंगे तो तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, आर कैप। तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप, ये आपकी सरफेस हो जाएगी डी एस आर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दूसरा कौन सा कांस्टेंट रखें, दूसरा निकालें अपन डी एस थीटा। तो इसमें कौन सा कांस्टेंट रखें, थीटा कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट रहेगा इसमें। और बहुत बार बता चुका हूँ कैसे थीटा कांस्टेंट रहता है, डी थीटा आपके पास 0 हो जाएगा तो इसको कांस्टेंट रख दीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी आर आर कैप क्रॉस क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा डी फाई, फाई कैप। ठीक है, तो आपके पास डी एस थीटा क्या आ जाएगा, डी आर साइन थीटा डी थीटा का है डी फाई आर क्रॉस फाई कैप। शायद मार्कर में शाही ख़त्म हो चुकी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी एस थीटा आर डी साइन थीटा डी फाई, ये आपका कौन सा प्रोडक्ट हो जाएगा, साइन थीटा साइकिल में घुमाएंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें सरफेस एलिमेंट की। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट सरफेस एलिमेंट की बात करें तो देखोगे, नेक्स्ट जो सरफेस एलिमेंट है आपका, नेक्स्ट जो सरफेस एलिमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट जो सरफेस एलिमेंट है, अब इसको 0 कर दीजिए, फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दीजिए और डी फाई आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी एस फाई आपका क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, आर डी थीटा, ये फाई कैप मल्टीप्लाई थीटा कैप। तो आपके पास डी एस फाई क्या हो जाएगा, डी आर डी थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, फाई कैप। अब वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर लेते हैं, इसमें साइकिल घुमाओगे तो फाई कैप आ जाएगा। अब वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर लेते हैं, नोट करोगे इतना। तो वॉल्यूम एलिमेंट की अब बात करते हैं, इसको मिटा देता हूँ। आप अगर, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया हो। अब मैं वॉल्यूम एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है वॉल्यूम। तो मैं वॉल्यूम डी वी लिखूँगा। तो ए आपका कौन सा वेक्टर है, तो डी आर आर वेक्टर डॉट आर डी थीटा थीटा कैप क्रॉस आर साइन थीटा और डी फाई कैप। ठीक है, तो आपके पास डी वी क्या आ जाएगा, डी आर कैप, ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। अब इसको क्रॉस साइकिल घुमाओगे ऐसे, ये आपके आर वेक्टर, ये थीटा वेक्टर, ये आपके पास फाई वेक्टर। तो आर थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ठीक है, इसको पॉजिटिव में कर दीजिए, डी आर कैप आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा आर कैप, और दोनों आर कैप 1 हो जाएंगे। तो डी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर डॉट आर, ये आपके पास 1 हो जाएगा। आर डॉट आर क्या हो जाएगा, चूंकि आर डॉट आर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डी वी आपके पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये आपके पास वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे, तो इसको नोट कीजिएगा पहले, उसके बाद में बात करते हैं अपन।
तो उम्मीद कर रहा हूँ आपने नोट किया होगा। तो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो उसके वो होते हैं, जो आपके लेंथ एलिमेंट होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, उसको डायरेक्टली हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे, और स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के बाद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो इस तरह की हम बात करेंगे। उनकी मैट्रिक्स फॉर्मेट की भी बात करेंगे, उनके मैट्रिक्स फॉर्मेट की भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ऐसी हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।